ठीक है, तो कल के सेशन में हमने डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ठीक है, तो हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स के बारे में वहाँ पर बात की थी। पहला था आपके पास कैरेक्टर, दूसरा था इंटीजर, उसके बाद था फ्लोट और उसके बाद था डबल। तो कैरेक्टर का साइज कितना था, कोई बता सकता है? किसी को याद है? 1 बाइट। कैरेक्टर का साइज 1 बाइट था। ठीक है, और उसको बीट में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 8 बिट्स होगा। इंटीजर का कितना है? 2 बाइट। ठीक है, उसका बीट कितना होगा? हेलो सर। 16 बिट्स होगा। हाँ जी, सर मैंने चैट बॉक्स में भेजी उसकी आईडी। खलीफा जमील नाम है उसका, क्या है नाम? क्या उसका? खलीफा जमील है? सर 2 मिनट पूछ लेता हूँ। नाम भी नहीं पता है आपको? हसन। नो सर, डायरेक्टली अननोन नंबर से उसका मेरे को मैसेज आया था। ओके, कोई बात नहीं, इसका बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम सेशन के स्टार्ट कर देंगे। तो पहला 5 मिनट में इसलिए फर्स्ट 5 मिनट इसलिए मैं आपको देता हूँ ताकि आपका कोई भी इश्यू हो तो वो हम रिजोल्व कर सकें, लेकिन तब कोई बोलता नहीं है। ठीक है, तो जब सेशन खत्म हो तभी इसके बारे में हमें याद कराना, तो हम इसका सोल्व कर देंगे। ठीक है, ओके सर, वही नाम है उसका। हाँ, तो अभी बाद में कर देंगे हम। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, ये अलग अलग 4 डिफरेंट टाइप के जो हमने बेसिक डेटा टाइप्स देखे थे। ठीक है, ये सारे क्या है? प्राइमरी डेटा टाइप है। इसमें एक एक्स्ट्रा भी ऐड होगा जिसको हम बोलेंगे वॉइड। ये सारे क्या है? आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स है। ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप्स अगर आपको कोई पूछे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से है, तो आपको ये जो 5 यहाँ पर लिस्ट आउट किए है उसका नाम लेना है। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। कैरेक्टर का साइज कितना होगा? तो कि 1 बाइट का होगा। इंटीजर का कितना होगा? तो कि 2 बाइट का होगा। फ्लोट का कितना होगा? 4 बाइट का होगा। और डबल का कितना होगा? डबल का 8 बाइट होगा। ठीक है, वॉइड के लिए अभी कोई भी बाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा? कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता। ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम? जब कभी भी हम फंक्शन बनाते हैं तब हम फंक्शन की वैल्यू कोई भी रिटर्न करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई भी डेटा अभी आपका स्टोर होगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए क्या हम ये 4 डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो साइज है, यहाँ पर साइज हमने लिखी है ना, वो डिपेंड है किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ कंपाइलर, कि आपका जो सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। किस तरीके से डिपेंडेंट है? ये जो वैल्यू हमने लिखी है वो कब एप्लीकेबल होगी? कि अगर आपका जो कंपाइलर है उसका साइज क्या हो, यानी कि कंपाइलर कितना हो? 32 बिट का हो ना। ठीक है, 32 बिट का कंपाइलर होगा तो आपका जो ये डेटा टाइप है उसको इस तरीके से स्टोरेज स्पेस मिलेगा मेमोरी में। अगर आपका कंपाइलर है वो 64 बिट्स का हो जाता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यानी कि इंटीजर का क्या हो जाएगा? 4 बाइट, फ्लोट का 8, यहाँ पर 16, वैसे यहाँ पर 2 बाइट। ठीक है,
तो ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर कि कंपाइलर का साइज कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। तो हम जो यहाँ पर थियरी में जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें हम कौन सा कंपाइलर कंसीडर करेंगे, ये 32 बिट वाला कंपाइलर हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। आपके बुक्स में जो भी डेटा दिया गया है वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि उसमें कंपाइलर की साइज यानी कि कंपाइलर है आपका वो 32 बिट का कंसीडर किया गया है, और उसके अकॉर्डिंग भी आपका बुक के अंदर जो भी डेटा है वो वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो बुक में आपको 32 बिट का होगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिकली जब हमने जो कल लास्ट सेशन में देखा था ऑनलाइन कंपाइलर, तो ऑनलाइन कंपाइलर हमारा वो कितने बिट का है तो कि वो 64 बिट का है। वो हम चेक करके भी देखेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वेरिएबल है उसकी साइज हम चेक करेंगे कि जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको कंपाइलर के थ्रू कितनी मेमोरी स्पेस अलोकेट होती है। ठीक है, वो हम बाद में चेक करके भी वहां पर देखेंगे मैन्युअली। तो ये डिफरेंस रहेगा। अगर डेटा टाइप की साइज कहीं पर भी आपको अलग दिखा रहा है तो आपको पहले खास चेक करना है कि आपका कंपाइलर का साइज कितना है। ठीक है, बुक में जो भी डेटा जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो अकॉर्डिंग टू 32 बिट के अकॉर्डिंग लिखी गई है, लेकिन रियल टाइम में जो भी हम कंपाइलर ऑनलाइन यूज कर रहे हैं वो सारे कहाँ कौन से है 64 बिट वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे, मेमोरी के बारे में। यानी कि जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर करते हो तो जो कंपाइलर है वो पर्टिकुलर वेरिएबल को किस तरीके से मेमोरी अलोकेट करता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो मेमोरी क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। तो कि a list of storage location is having a unique address। ठीक है, मेमोरी क्या है कि वो लिस्ट ऑफ स्टोरेज लोकेशन है, और हर एक स्टोरेज लोकेशन का क्या होगा यूनिक एड्रेस होगा। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में क्या रहते हैं इस तरीके से अपार्टमेंट बिल्डिंग रहता है। ठीक है, तो बिल्डिंग के अंदर हर एक अपार्टमेंट का नंबर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको नंबर पता है तो आप क्या कहाँ पर जा सकते हो कि पर्टिकुलर 1 नंबर का जो अपार्टमेंट है उसके अंदर कौन सा फैमिली रहता है, 4 नंबर के अंदर कौन सा फैमिली रहता है वो आप जान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्टोरेज लोकेशन है वो क्या हो गया पूरा, ये सपोज आप ये पूरा बिल्डिंग है उसको क्या आप समझ लो एक मेमोरी समझ लो। ठीक है, मेमोरी का ब्लॉक समझ लो, उसके अंदर अलग अलग आपको क्या करना है वेरिएबल को स्टोर करना है। यानी कि अलग अलग फैमिलीज के लिए आपने हाउस बनाया है, तो उसको आप कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे हर एक हाउस को, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका जो बिल्डिंग होता है अपार्टमेंट होता है उसमें सारे अपार्टमेंट कैसे होते हैं सेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई किस तरीके से करोगे, तो कि हर एक अपार्टमेंट को आप क्या देगो, हर एक अपार्टमेंट में अंदर जो हाउस होगा उसको आप क्या देगो यूनिकली नंबर दे दोगे। ठीक है, फ्लोर वाइज दे दोगे। तो फर्स्ट फ्लोर पर है तो फर्स्ट फ्लोर पर फर्स्ट हाउस होगा तो 2 1 इस तरीके से दोगे, 7 होगा तो 2 2 इस तरीके से। तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से फ्लोर पे ये हाउस अवेलेबल है। ठीक है, तो सेम वे में हम क्या करेंगे, हमारे पास मेमोरी का भी ब्लॉक अवेलेबल है, हमें जितनी भी चाहिए उतनी मेमोरी यहाँ पर यूज़ करना है, लेकिन हर एक का एड्रेस क्या रहना चाहिए यहाँ पर यूनिक रहना चाहिए। तो मेमोरी में क्या होगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेमोरी में किस तरीके से होगा। जैसे ही हमने ये अपार्टमेंट वाला एग्जांपल लिया, सेम वैसे ही मेमोरी में क्या होता है अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं हर एक बाइट्स का। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा वहाँ पर अलोकेशन होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। ठीक है, उसमें मेमोरी इस तरीके से होगा अलग अलग, उसमें भी क्या होंगे जो अलग अलग बाइट्स होंगे वो क्या होंगे सेपरेट होंगे। ठीक है, ये हर एक ब्लॉक आप समझ लो कि कितना है 1 बाइट का हर एक ब्लॉक है। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक का यहाँ पर एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट बाइट है उसका एड्रेस क्या है 8001, फिर सेकंड का क्या आएगा 8002, वैसे लेके फॉर एग्जांपल 8040। तो हर एक जो बाइट है उसका एड्रेस होगा यूनिक एड्रेस,
उसके हिसाब से हम क्या करेंगे बाद में, मेमोरी जो भी हमें वेरिएबल की वेरिएबल जिस भी डेटा टाइप का हमने लिया है उसके हिसाब से क्या होगा, मेमोरी में उसका अलोकेशन होगा। उसके लिए स्पेस को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू रिजर्व करेंगे। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे अभी कि मेमोरी ब्लॉक है तो उसमें किस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू को हम रिजर्व कर सकते हैं। फिर आता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर स्टोर्ड इन दिस स्टोरेज लोकेशन। यस, तो ये जो मेमोरी है उसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू होगी या फिर कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल इज लाइक ए हाउस, द नेम ऑफ वेरिएबल इज द एड्रेस ऑफ द हाउस। जैसे कि हमने अपार्टमेंट का एग्जांपल लिया वैसे ही कि वेरिएबल क्या है, एक हाउस की तरह हम कंपेयर करेंगे अपार्टमेंट के एग्जाम्पल के साथ, और उसका जो एड्रेस है वो क्या होगा, जो हाउस का हमारा नंबर होगा वो होगा। ठीक है, तो आगे इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखो ये जो यहाँ पर ब्लॉक दिखाया गया है वो क्या है, मेमोरी का ब्लॉक एक दिखाया गया है। ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक होंगे, इसमें से हमने एक ब्लॉक को यहाँ पर दिखाया है। तो उसमें देखो ये अलग अलग बॉक्सेस है आपके पास, तो ये क्या है, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस है। क्या है, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस है। ठीक है, और हर एक मेमोरी लोकेशन का क्या रहता है, एड्रेस रहता है। हर एक मेमोरी लोकेशन का क्या रहता है, एड्रेस रहता है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला है उसका क्या है, 8000 है, इसका 8001 है, इसका 8002 है, वैसे ही इसका 8000 फॉर एग्जांपल 11 है। ठीक है, तो हर एक जो हर एक जो ब्लॉक होगा उसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा। एवरी मेमोरी लोकेशन हैज यूनिक एड्रेस। देखो एवरी मेमोरी लोकेशन, जितने भी मेमोरी लोकेशन होंगे उसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, ओके, आगे देखते हैं। देखो ये यहाँ पर क्या दिखाया है, मेमोरी मैप दिखाया है, यानी कि ये जो आपका एक एग्जांपल लिया गया है जो क्या है, आपका मेमोरी का ब्लॉक है। ठीक है, इनिशियल मेमोरी का ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसका एड्रेस ये यहाँ पर जो बाहर की साइड लिखा हुआ क्या है, एड्रेस लिखा हुआ है कि 8 स्टार्ट कहाँ से किया, 000 से स्टार्ट किया, उसके बाद 0001, फिर यहाँ बीच में बहुत सारे ब्लॉक है, फिर ये ब्लॉक आया तो उसका एड्रेस क्या मिल रहा है, 8000। उसके बाद का ब्लॉक है उसका एड्रेस क्या है, 8001। उसके बाद का ब्लॉक है उसका एड्रेस क्या है, 8002। ठीक है, तो 8002 है वो मेमोरी एड्रेस पर वैल्यू कौन सी स्टोर की गई है मेमोरी लोकेशन पर, तो क्या 32। ठीक है, और ये 8002 जो मेमोरी एड्रेस है वो किसके द्वारा थ्रू रिजर्व किया गया है, तो कि कोई एक वेरिएबल है सी। सपोज हमने क्या किया, सी नाम का वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कंपाइलर क्या करेगा, जो सी नाम का जो वेरिएबल है उसके लिए एक मेमोरी एड्रेस फाइंड करेगा जो कि क्या होगा, फ्री होगा, उसमें कोई भी वैल्यू इनिशियली नहीं होगी। ठीक है, बाद में क्या करेगा वो, उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी सी का वेरिएबल का वैल्यू है उसको वो स्टोर कर देगा, और सी जो वेरिएबल है उसको क्या कर देगा, बाइंड कर देगा किसके साथ, जो ये मेमोरी एड्रेस है उसके साथ। तो जब कभी भी हम सी वेरिएबल का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो कंपाइलर डायरेक्टली क्या करेगा, चेक करेगा कि सी वेरिएबल के साथ कौन सा मेमोरी एड्रेस बाइंड किया गया है, तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पर जाएगा। तो कि यहाँ हमारे केस में क्या मिलेगा, 8002। तो बाद में वो चेक करेगा कि 8002 नाम का जो मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, एड्रेस पर जो भी वैल्यू है स्टोरेज लोकेशन की, ठीक है, वो क्या है, तो कि 32। तो जब कभी भी हम फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, यहाँ पर d इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे सी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है, तो क्या करेगा, जैसे ही कंपाइलर सी को रीड करेगा डायरेक्टली क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल है उसके साथ कौन सा है मेमोरी एड्रेस बाइंड किया गया है, तो कि 8002। अब चेक करेगा 8002 की लोकेशन पर क्या वैल्यू है, तो कि 32। तो क्या कर देगा वो, डायरेक्टली सी की वैल्यू की सी की जगह क्या लग देगा, वो सी वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देगा। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? yes, 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 sir. यहाँ पर लिखा है देखो कि every variable is mapped
टू ए पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस, यानी कि आप अपने प्रोग्राम में सपोज 10 वेरिएबल्स का यूज कर रहे हो तो हर एक वेरिएबल्स का क्या होगा, यूनिक आपका मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. ओके, अब हम देखते हैं कि सपोज हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसका मेमोरी में अलोकेशन हो जाता है, बाद में उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अब तक हमने जो फ्लो चार्ट ड्रॉ किए थे उसमें हमने कई बार इस तरीके से लिखा था कि j इज इक्वल टू जे प्लस आई और i इज इक्वल टू आई प्लस 1, इस तरीके से स्टेटमेंट हमने लिखा था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था कि जो राइट हैंड साइड का जो भी एक्सप्रेशन है उसका आंसर वापस से हम कहाँ स्टोर करते हैं, जे के अंदर। तो वो किस तरीके से होगा इसका हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है। इनिशियली देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि x इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर देखो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बार आप इक्वल टू करोगे तो उसका मतलब क्या है, सिंगल इक्वल टू लिखोगे तो क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैथमेटिक्स में वो क्या करेगा, दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर मैथमेटिक्स में आप लिखोगे कि a इज इक्वल टू बी तो वो क्या करेगा, वैल्यू को वहां पर कंपेयर करेगा। लेकिन सी प्रोग्राम में एक बार आप इक्वल टू यूज करोगे तो क्या होगा कि राइट साइड की जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, असाइनमेंट, यानी कि राइट साइड की वैल्यू हम किसको असाइन कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को। समझ में आ रहा है? तो सिंगल इक्वल टू यहाँ पर यूज किया गया है जहाँ कहीं भी सी प्रोग्राम में, तो उसको आपको क्या कंसिडर करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे कंसिडर करना है। ठीक है, और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, कंपैरिजन। तो सी प्रोग्राम में कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम कि हम 2 बार इक्वल टू का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बी लिखेंगे और हमें चेक करना है कि ए और बी की वैल्यू सेम है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार इक्वल टू का यूज करेंगे, तब ये क्या होगा, आपका कंपेरिजन करेंगे हम। एक बार इक्वल टू यूज करेंगे तो क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, यानी कि राइट साइड की जो एक्सप्रेशन का जो राइट साइड है उसका वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगा, आपका लेफ्ट साइड में। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस सबको? बाद में कंफ्यूज मत होना इसमें, अगर नहीं समझ में आता है तो अभी भी पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है सबको असाइनमेंट ऑपरेटर में? Yes, sir. थोड़ा और समझाइए ना प्लीज। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स में ठीक है क्या सर। होगा, आज तक आपने जो भी मैथमेटिक्स में जो सीखा है उसमें क्या होगा, या इस तरीके से a इक्वल टू बी लिखते हो तो आप क्या करते हो, वहां पर कंपेयर करते हो। ठीक है, कि ए और बी की वैल्यू सेम है कि नहीं है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक बार इक्वल टू का यूज करोगे तो वो क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। असाइनमेंट का मतलब क्या होगा, हमें वैल्यू को असाइन करना है। किसको असाइन करना है, तो कि जो ए आपका पूरा जो क्या है, x इक्वल टू 10 क्या है, पूरा एक स्टेटमेंट बना हुआ है, उसमें आपका इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जब कभी भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर वाला जो स्टेटमेंट लिखोगे तो उसमें क्या होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका 10 वैल्यू है, वो क्या होगा आपका जो लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसको क्या होगा, असाइन होगा। ठीक है, और ऑलवेज असाइनमेंट ऑपरेटर जब आप यूज करोगे तब आपका लेफ्ट साइड में कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल ही होना चाहिए, कंपलसरी। ठीक है, क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए। राइट साइड में वेरिएबल भी हो सकता है और डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यू भी हो सकती है। राइट साइड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपके पास कोई एक वेरिएबल होना ही चाहिए, तभी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होगा, वहां पर कंप्लीट होगा, स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब क्या होगा कि एक्स नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम क्या फिक्स कर रहे हैं, अभी के लिए 10 फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि x नाम के जो वेरिएबल है उसको हम 10 वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। Yes. ओके, और अगर आपको दो कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कंपेयर करना है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल ए और बी दो है, दोनों की वैल्यू को आपको चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, 2 बार इक्वल टू का यूज करना है। ठीक है, जब हम 2 बार इक्वल टू का यूज करेंगे तो सी प्रोग्राम का जो कंपाइलर है उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मुझे ए और बी की वैल्यू सेम है कि नहीं है, उसका आंसर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पर आया है तो मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये डिफरेंस रहता है असाइनमेंट ऑपरेटर और हमारा जो इक्वल टू वाला ऑपरेटर है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक्स वेरिएबल को 10 वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, यानी कि एक्स वेरिएबल का क्या होगा, मेमोरी में कोई भी एड्रेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल को मेमोरी में एड्रेस मिला है कौन सा, तो कि 8004 नाम का एड्रेस मिला है। तो क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, एक्स वेरिएबल के साथ जो भी मेमोरी एड्रेस मैप किया गया होगा, बाइंड किया गया होगा, वहां पर जाएगा, ये पर्टिकुलर ब्लॉक उसको मिलेगा 8004 पर, और उसमें कौन सी वैल्यू उसको रखनी है, तो कि 10 हमने उसको असाइन किया है, तो यहाँ पर 10 वैल्यू वो क्या कर देगा, रख देगा। तो इस तरीके से काम होगा मेमोरी लोकेशन अलोकेटेड टू वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो मेमोरी में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 स्टोर हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका कि x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। फिर से कंपाइलर चेक करेगा कि x वेरिएबल के साथ कौन सा मेमोरी एड्रेस मैप किया गया है, बाइंड किया गया है, तो कि 8004 किया गया है, तो वहां पर जाएगा 8004 पर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो कि 8004 वाला जो एड्रेस है वहां पर आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, तो कि 20। तो जो पुरानी वैल्यू होगी उसको वो क्या करेगा, वाइप आउट कर देगा, कंसीडर नहीं करेगा, और नई वैल्यू वहां पर क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वैल्यू वहां पर क्या आ जाएगी, 20। तो अभी जब कभी भी आप x का इस्तेमाल करोगे ये स्टेटमेंट के बाद, देखो यहाँ पर टाइम का एरो दिया गया है। ठीक है, टाइम मतलब 1 बाय 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, साथ में वेरिएबल की वैल्यू भी मेमोरी एड्रेस में क्या होती है, अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो x इक्वल टू 20 वाला जो स्टेटमेंट है, उसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब x की वैल्यू कौन सी कंसिडर होगी, 20 कंसिडर होगी, ना कि 10। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, जो कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो पहले क्या होगा, जब इस तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर वाला स्टेटमेंट आएगा तो पहले क्या होगा, आपका राइट साइड का जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, वहां पर इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको इवेल्यूट करेंगे, तो क्या है, यहाँ पर x लिखा गया है, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको पता चलेगा कि x नाम का तो ये वेरिएबल है, तो वो पहले क्या करेगा कि ये पर्टिकुलर x नाम का जो वेरिएबल है उसके साथ कौन सा मेमोरी एड्रेस मैप किया गया है, बाइंड किया गया है, वो चेक करेगा। तो उसको वो मिल जाएगा कि 8004 है। अब वो क्या करेगा कि ये जो 8004 मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है, 8004 मेमोरी एड्रेस होगा, वहां पर कौन सा डेटा वैल्यू स्टोर किया गया है, तो कि अभी के लिए क्या है, 20 है। तो वो क्या करेगा, 20 जो वैल्यू है उसको x की जगह रख देगा, और बाद में अगर कोई भी वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेगा, जैसे कि x की है। लेकिन यहाँ हमारे केस में कोई भी वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट क्या है, वैल्यू है। तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन को इवेल्यूट कर देगा और आंसर निकालेगा। अब आंसर मिल गया हमें, ठीक है, तो आंसर मिल गया है, तो अब तक हमारा जो एक्सप्रेशन था वो किस तरीके से था, इस तरीके से था। ठीक है, तो लास्ट में ये एक्सप्रेशन बचेगा। तो ये एक्सप्रेशन वापस से आपका जो सेकंड और फर्स्ट एग्जीक्यूट किया था वैसा ही है। क्या है यहाँ पर कि एक्स वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है आपको, 21। तो फिर से चेक करेगा कि x के साथ कौन सा मेमोरी एड्रेस मैप किया गया है, तो कि x के साथ यहाँ पर 8004 मेमोरी एड्रेस मैप किया गया है। ओके, मिल गया।
तो वहां पर कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, तो कि 21। तो जो 20 है वो हट जाएगा और 21 वापस से वहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, तो ये देखो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, उसका ये पीपीटी है। एक्स की वैल्यू हमने क्या कर दिया 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया हमने ये वाला, तो उसका वैल्यू क्या हो गया अभी 21 हो गया। आपका मेमोरी एड्रेस क्या है, सेम वही है 8004। और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब यहाँ पर ब्लॉक में कौन सी वैल्यू आएगी, कोई बता सकता है अभी? 21 105. ये स्टेटमेंट लास्ट वाला जो दिखाया गया है, मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब मेमोरी ब्लॉक में कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर एक्स की? 105. 105. क्या आएगा, क्योंकि 21 105. 5, इसका जो आंसर मिलेगा 105 वो कहाँ पर आएगा, वहां पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, तो कि 105। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। नो सर ओके, नहीं है सर। तो सेम सेकंड एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर सेम, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो अलग अलग वेरिएबल है। कौन कौन से है, तो कि एक एक्स है, दूसरा कौन सा है, वाई है। अब तक हमने एक ही वेरिएबल के साथ काम किया था, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वेरिएबल है, उसका मेमोरी में एड्रेस यहाँ पर क्या है कि 8002 है, और वाई वाला है उसका है 8005 है। ठीक है, ये 8002 और 5 हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कंप्यूटर में एक्चुअली एग्जीक्यूट करोगे तभी आपका मेमोरी एड्रेस जो भी आपके कंप्यूटर में फ्री होगा उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये हम अभी के लिए अजम्पशन कर रहे हैं कि इस तरीके का मेमोरी एड्रेस इसको मिला होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 10 होगा, सॉरी 20। तो यहाँ पर जो 8002 वाला एड्रेस है जो कि हमारे x वेरिएबल के साथ मैप किया गया है, बाइंड किया गया है। ठीक है, तो उस मेमोरी लोकेशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो कि 20। अब दूसरा क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 15 है, तो अब हमारा जो y वेरिएबल है जो कि मैप किया गया है, बाइंड किया गया है कौन से एड्रेस के साथ, तो कि 8005 एड्रेस के साथ बाइंड किया गया है। तो वहां पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो कि जो हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं वही, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आपकी 15 आएगी। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, जो हाईलाइट किया गया है कलर से वो करंटली क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर 15 वैल्यू आ गई आपकी, एक्स की तो ऑलरेडी थी आपके पास, वाई की क्या हो गई 15 वैल्यू हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, तो कोई बता सकता है कहाँ कहाँ पर चेंज होगा वेरिएबल की वैल्यू में? Y के बदले 15. X. एक्स का वैल्यू क्या रहेगा और वाई का वैल्यू क्या रहेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो थर्ड लाइन y का 15, X 20 रहेगा, Y 80 हो जाएगा. एक्स 20 रहेगा, X वाई 80 हो जाएगा। ओके, एक x आंसर ये मिला, 23 y 15, एक्स 23 वाई X 18 Y 15. एक्स 15 वाई 15, X 18 Y 15. एक्स 18 वाई 15। हाँ Yes, sir. और किसी को कोई आंसर है? ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो एक्सप्रेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से वो इवेल्यूट होगा। तो जिस कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया कि पहले राइट साइड में जो भी होगा वो इवेल्यूट होगा, उसका जो भी आंसर आएगा बाद में कहाँ स्टोर होगा, एक्स के अंदर। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, वाई। तो वाई क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो फाइंड करेगा कि इस
वेरिएबल के साथ कौन सा मेमोरी एड्रेस मैप किया गया है, तो कि 8005 था हमारे केस में, तो उस मेमोरी लोकेशन पे चेक करेगा कि वैल्यू क्या है, तो कि 15 है। तो यहाँ पर y की जगह क्या आ जाएगा 15 प्लस ये आपका नंबर है, कोई भी वेरिएबल नहीं है तो एज इट इज रहेगा। फिर इसका इवेल्यूशन होगा, आंसर क्या आएगा 18। और तो ये जो 18 आंसर है वो कहाँ पर स्टोर होगा, तो कि हमारे x वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो x की जगह क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और y के ऊपर हम ये स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो y का वैल्यू क्या रहेगा एज इट इज 15 रहेगा। ठीक है, तो जो 18 15 वाला जिसने आंसर दिया है उसका आंसर सही है। समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से हुआ दोनों का इवेल्यूशन? यस Yes, सर। sir. ओके, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में जब हमने ये एग्जीक्यूट किया तो x का वैल्यू क्या हो गया 18, y का क्या हो गया 15। अब ये वाला एग्जीक्यूट होगा लास्ट स्टेटमेंट फोर्थ वाला, तब x और y की वैल्यू क्या होगी बताओ? x की वही रहेगी 18, Except y की 3, 3, ओके, y की 3, और कोई आंसर है इसके अलावा किसी के पास? ओके, नहीं सर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या करना हमें x डिवाइड बाई 6। तो पहले राइट साइड वाला इवेल्यूशन होगा, तो राइट साइड में x की वैल्यू क्या है, तो कि 18 है डिवाइड बाई 6, तो 18 डिवाइड बाई 6 तो आंसर क्या आएगा आपका 3। और ये 3 को आपको कहाँ पर स्टोर करना है, तो कि y की जगह पर। तो y की जगह पर जो 15 है वो क्या होगा चला जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या रहेगी एज इट इज रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर। तो आंसर क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद मेमोरी में दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कि x की वैल्यू क्या होगी 18 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। yes sir, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। no sir, no, और sir. अब आगे हम देखेंगे कि अगर हमें सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसको हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम साथ में क्या करेंगे प्रोग्राम भी बनाते जाएंगे ताकि आपको जो है वो पता चले कि किस तरीके से काम हो रहा है प्रोग्राम के अंदर। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है आपको प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए सिंटेक्स कौन सा लगेगा। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको ये वाला? Yes, sir. yes sir, ओके, yes sir, वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि आपको सी प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं। तो पहले तो जो वेरिएबल का नाम हमने कौन सा रखना है वो हमने लास्ट सेशन में देख लिया था, क्या था, दी फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट बी डिजिट। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर आपका डिजिट नहीं होना चाहिए, वो क्या रहेगा आपका आइदर लेटर रहेगा कोई भी या फिर अंडरस्कोर रहेगा। ठीक है, और क्या था नो ब्लैंक स्पेस अलाउड इन बिटवीन। जो कि वेरिएबल का नाम है उसमें बीच में आप ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये मेजर दो रूल आप रखोगे। और तीसरा था कीवर्ड्स, जो हमारे पास रिजर्व 32 कीवर्ड्स है उसमें से आप कोई भी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो एज ए वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये 3 मेजर रूल आप याद रखोगे तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल को इजीली डिक्लेयर कर सकते हो। अब हम ये तो क्या था, सिर्फ वेरिएबल का नाम सिलेक्शन करने के लिए था। ठीक है, क्या था, सिर्फ वेरिएबल का नेम सिलेक्शन करने के लिए ही ये रूल है। एक बार आपने नेम सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने नेम सिलेक्ट किया है क्या, तो कि ए,
मैंने अपने वेरिएबल का नाम क्या रखा, अभी के लिए ए रख लिया, मुझे नाम पता चल गया। तो आपको चेक करना है आपका जो वेरिएबल का नाम है वो तीनों के तीनों रूल सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, इसमें डिजिट नहीं है, तो पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। उसके बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, तो एक ही कैरेक्टर है तो ब्लैंक स्पेस तो आएगा ही नहीं, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। और तीसरा क्या है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो ए नाम का कीवर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो तीनों के तीनों रूल सेटिस्फाई हो गए, हमारा वेरिएबल का नाम डिसाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, उसको डिक्लेयर करना है, हमारे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना है। यानी कि डिक्लेयर करेंगे जब हम प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल को, तब क्या होगा, जैसे ही आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा। तो कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है वो कैसे पता चलेगा कंपाइलर को, कोई बता सकता है? सपोज मुझे ये ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, उसको डिक्लेयर करना है, तो कंपाइलर को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी होगी वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, साथ में डेटा टाइप भी लिखेंगे कि जो भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। तो कंपाइलर के जैसे ही पढ़ेगा कि वेरिएबल है उसके साथ में उसका डेटा टाइप लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डेटा टाइप क्या लिखते हैं, इंटीजर, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इसने लिखा हुआ है इंटीजर, तो इंटीजर डेटा टाइप है। तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल होगा तो उसको कितनी मेमोरी अलोकेट करनी है, कितनी मेमोरी अलोकेट करनी है, 2 बाइट्स। 2 बाइट। यस, 2 बाइट की मेमोरी उसको क्या करनी है, अलोकेट करनी है। तो कंपाइलर क्या कर देगा, 2 बाइट का जो भी ब्लॉक अवेलेबल होगा उसको वो क्या करेगा, पर्टिकुलर वेरिएबल ए को अलोकेट करेगा। और फॉर एग्जांपल इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, 8007 है। बाद में ये जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या कर देगा, वेरिएबल ए के साथ मैप कर देगा, वो बाइंड कर देगा। तो जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करो तो ये इतना प्रोसेस इंटरनली कंपाइलर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज कंप्यूटर को बताना होता है कि आपको वेरिएबल का नाम क्या चाहिए, तो कि मुझे वेरिएबल का नाम क्या चाहिए, ए चाहिए। ओके फाइन, अब ये पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी मेमोरी में कितनी अलोकेट करूंगा, कंपाइलर आपको पूछेगा, तो आपको वो बताना है किसके जरिए, उसके आगे डेटा टाइप लिख के। ठीक है, अगर आपने इंटीजर लिखा है तो कंपाइलर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसको मुझे 2 बाइट का अलोकेशन करना है मेमोरी में। समझ में आया सबको? आपको हर एक छोटी छोटी चीज कंप्यूटर को बतानी होगी, तभी वो आपका चीज समझ पाएगा और आपके लिए काम कर पाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज आप बताना भूल गए तो उसको वो ऑटोमेटिकली एज्यूम नहीं करेगा, आपको डायरेक्टली क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा कि मुझे ये चीज आपको देनी थी लेकिन आपने मुझे प्रोवाइड नहीं की है, तो मैं ये टास्क आपके लिए परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, सिंटेक्स मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो उसमें क्या लिखना है आपको, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो पहले क्या लिखना है, वेरिएबल का डेटा टाइप, यानी कि कौन से टाइप का आप वेरिएबल यहाँ पर आप डिक्लेयर करना चाहते हो। उसके बाद में स्पेस रखना है और आपको लिखना है आपका जो भी वेरिएबल का नाम हो वही, और उसके बाद आपको क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर यस सर। ओके, तो अब मुझे क्या है, वैल्यू जो है वो मुझे 15 स्टोर करवानी है कोई भी वेरिएबल के अंदर। तो मैं मेरा वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल मैंने ए रख दिया है, तो उसके लिए मुझे कौन सा डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, इंटीजर। वैल्यू मुझे ये इंटीजर की 15 दोनों स्टोर करवानी है। इंटीजर 15 के लिए डेटा टाइप कौन सा यूज होगा, इंटीजर यस, इंटीजर डेटा टाइप यूज होगा। ठीक है, डेटा टाइप आपको कैसे डिसाइड करना है कि
जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उसके अंदर आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हो उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, डेटा टाइप को सिलेक्ट करना है वेरिएबल के साथ में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मुझे 15 स्टोर करना है, तो 15 क्या है, एक कंप्लीट नंबर है। तो कंप्लीट नंबर स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कि इंटीजर का। अगर यहाँ पर मैं रियल नंबर देता हूँ कि 17.3 ये वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है, तो मेरा डेटा टाइप क्या होगा यहाँ पर, फ्लोट। यस, क्या होगा, फ्लोट। और बाद में मेरा जो भी कोई भी वेरिएबल का नाम है वो, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट करता हूँ, बी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम, सेमीकोलन। सेम उसी तरह सपोज मुझे क्या करना है, सिंपल एक ही कैरेक्टर को स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल जे जो है ये उसको मुझे स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम मुझे कौन सा डेटा टाइप यहाँ पर यूज करना होगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर का। ठीक है, और उसका मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल डी। ठीक है, तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर का डेटा टाइप यूज करेंगे। रियल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। और कंप्लीट नंबर के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। ओके यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैंपल प्रोग्राम को लिखते हैं पहले। ठीक है, प्रोग्राम में मुझे टास्क क्या करना है, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू है, क्या है, दो वैल्यू है 10 एंड 15। इन दोनों का मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। 10 और 15 वैल्यू है उसका मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। तो वो मैं किस तरीके से लिख पाऊंगा, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, जो 10 की वैल्यू है वो किसी फॉर एग्जांपल ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। बाद में क्या है, 15 वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर करूंगा, मैं बी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा। बाद में दोनों का जो एडिशन का आंसर मिलता है वो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल सी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करवाऊंगा, उसको स्टोर करवाऊंगा। बाद में क्या करूंगा कि जो सी नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो मुझे आंसर स्क्रीन पर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रोग्राम यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ, सैंपल प्रोग्राम। सैंपल प्रोग्राम में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वॉइड मेन से ही मैं स्टार्ट कर देता वॉइड हूँ। मेन। ठीक है, आगे का तो लिंक सेक्शन एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा लिंक सेक्शन आपका, कि इंक्लूड इंक्लूड stdio डॉट एच। .h। ठीक है, तो ये मेन सेक्शन हमने लिख दिया। मेन सेक्शन के अंदर अब हमें क्या करना है, दो पोर्शन आते हैं। कौन कौन से पोर्शन आते हैं, पहला तो क्या होगा आपका, डिक्लेरेशन सेक्शन आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, डिक्लेरेशन सेक्शन। तो यहाँ पर देखो मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है कि डिक्लेरेशन सेक्शन, और उसके आगे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंगल लाइन कमेंट लगा दिया। तो कंपाइलर जब भी ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और ये कमेंट का जो साइन है वो रीड करेगा, तो उसके आगे का जो भी लाइन होगा वो उसको क्या करेगा, अवॉइड करेगा, डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके की तो ले तो आप इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में या फिर बीच में कहीं पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डिक्लेरेशन पहला जो सेक्शन है। दूसरा कौन सा है आपके पास, जमा ये माइक किसका भी चालू है, ऑफ कर दो प्लीज। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन है। दूसरा कौन सा है आपके पास, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन सेक्शन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे। तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पर हमने पहले से तय कर रखा है, तो कि ए बी एंड सी, तीन अलग अलग वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए के अंदर हमें कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, तो कि 10। तो 10 को स्टोर करने के लिए हमें ए वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखना चाहिए, कोई बता सकता है? इंटीजर। यस, इंटीजर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटीजर ए। अब बी के लिए क्या चाहिए हमें डेटा टाइप,
इंटीजर ठीक है। यस, इंटीजर बी। सेम B। अगर सी के लिए क्या चाहिए होगा डेटा टाइप हमें? सेम इंटीजर से सी के लिए डेटा टाइप क्या चाहिए हमें? इंटीजर प्रिंट इंटीजर। ठीक है, प्रिंट तो हमें सी की वैल्यू करवानी है। ठीक है, प्रिंट नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं है। डेटा टाइप आपके पास मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी डेटा टाइप कौन से है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। ठीक है, ये चारों डेटा टाइप ही मोस्टली आपके सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होंगे। ठीक है, प्रिंट नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि सी जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर। तो ये जो आंसर आपका जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है उसका डेटा टाइप आप किस तरीके से डिसाइड करोगे, तो उसके लिए आपको पहले कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी की वैल्यू को कंसीडर कर देनी है। उसके बाद में जो भी आंसर आए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो इस वेरिएबल के अंदर आप आंसर स्टोर कर रहे हो उसका डेटा टाइप का सिलेक्शन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाता, तो मेरे सी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या रहता, कोई बता सकता है? फ्लोट। यस, फ्लोट रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो डिवीजन के ऑपरेशन में आंसर आएगा, इसका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हर एक बार आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसका आंसर क्या है आपका डेसिमल प्लेस के अंदर आएगा, रियल नंबर के अंदर आएगा। तो इस टाइप का जो भी वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, तो कि फ्लोट। तो ये केस में हम हमारा जो सी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हम क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हमें 100% श्योर है हम लोग कि एडिशन का आंसर आएगा, कोई भी आंसर होगा, वैल्यू कोई भी होगी। यहाँ पर हमने दो ही वैल्यू कंसीडर की है इसलिए। ठीक है, अगर ए और बी की वैल्यू आपकी क्या होगी, रियल नंबर होती, तो यहाँ पर आंसर रियल नंबर आने की पॉसिबिलिटी रहती, लेकिन यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू क्या कर दी है, फिक्स कर दी है कि वो क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो दो इंटीजर का एडिशन का या फिर सब्सट्रैक्शन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन का आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सिर्फ एक डिवीजन ही ऐसा है कि जिसमें वो फ्लोट हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने सी जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या कंसीडर किया है, इंटीजर कंसीडर किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ए के अंदर वैल्यू हमें कौन सी देनी है, तो कि 10 देनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। उसके बाद बी के अंदर कौन सी वैल्यू रखनी है, तो कि बी इज इक्वल टू 15 हम कर देंगे। और उसके बाद क्या करना, हमें एडिशन का ऑपरेशन करना है, तो सी इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट में राइट साइड वाला पहले इवैल्यूएट होगा, जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, सी के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर ओके, तो ये आंसर तो हमें मिल गया। अब हमें आंसर को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो कि प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, प्रिंट एफ। यस, प्रिंटफ फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली सी ऐसा लिख देंगे तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें कंपाइलर को बताना होगा कि ये जो सी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से उसको प्रिंट करेगा। तो जब कभी भी आपको वेरिएबल को प्रिंट करवाना है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तब आपको क्या लिखना है, प्रिंटफ तो लिखना ही है, साथ में यहाँ पर डबल कोट करके परसेंटेज क्या लिखना है, डी लिखना है। परसेंटेज डी मतलब डिजिट वाला, यानी कि कंप्लीट नंबर को हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। उसके बाद कोमा करके जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सी प्रोग्राम है वो
स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट को किस तरीके से इवेल्यूट करेगा, तो पहले वो देखेगा कि ये printf फंक्शन यूज किया है, तो उसे पता चलेगा नहीं मुझे टास्क क्या करना है, तो कि प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, तो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोमा के बाद कि सी नाम का जो वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो उसे पता तो होना चाहिए कि सी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, तो कि यहाँ पर आगे हमने लिखा हुआ है %d लिखा हुआ है। ये एक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इंटीजर के लिए। अगर आपको इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर क्या लिखना है, %d। वैसे ही फ्लोट के लिए है, वैसे ही डबल के लिए है, वो हम आगे देखेंगे जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तभी। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि कोई भी इंटीजर वेरिएबल को आपको प्रिंट करना है तो उसको आपको %d वाला जो फॉर्मेट है उसके साथ में प्रिंट करना है। तो कंपाइलर को पता चलेगा कि मुझे जो ये सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वो किस तरीके का डेटा टाइप है, तो क्या इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर हमने %d लिखा है, तो वो क्या कर देगा, उसको वैल्यू को प्रिंट कर देगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेम हम प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके उसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमें आंसर मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंपाइलर अपना ओपन कर लिया है। ये पुराना जो भी कोड है उसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। हम अपने हिसाब से कोड लिखेंगे। ये जो यहाँ पर कमेंट दिया गया है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हम अपने हिसाब से कमेंट लिखेंगे। स्टार कर दिया हमने, फिर यहाँ पर स्टार स्लैश कर दिया, बीच में हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, दिस प्रोग्राम परफॉर्म टास्क ऑफ एडिशन ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट करो और उसके अंदर एक ही लाइन लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर डायरेक्टली सिंगल लाइन कमेंट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मल्टी लाइन कमेंट यूज किया तो उसको आपको एक से ज़्यादा लाइन की कमेंट लिखनी ही है। ठीक है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया हमारा कि हमने ये प्रोग्राम किसके लिए लिखा है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो भी रेडीमेड फंक्शंस हमारे जो सी प्रोग्राम के थ्रू हमें मिल रहे हैं उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो भी इनपुट और आउटपुट का फंक्शन जिस भी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है जो कि stdio.h है, उसको हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड करवा लेंगे, लिंक करवा लेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा मेन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन में फर्स्ट पोर्शन क्या आएगा आपका, तो कि डिक्लेरेशन सेक्शन आएगा कि जिसके अंदर आप क्या करोगे, वेरिएबल की को डिक्लेयर करोगे। कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, कि आप जो भी वेरिएबल है वो एग्जीक्यूटेबल सेक्शन के अंदर यूज करना चाहते हो, वो सारे वेरिएबल को आपको कहाँ डिक्लेयर करना है, तो कि डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है। तो हमने हमारे एग्जाम्पल में 3 वेरिएबल को लिया था, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी। ठीक है, तीनों वेरिएबल को हमने यहाँ पर ले लिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन के अंदर ये जो यहाँ सेक्शन है वो क्या है, लॉजिकली सेक्शन है। ठीक है, फिजिकली आपको कोई भी चेंजेस नहीं लगेगा, आप एक ही लाइन में लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको आइडिया रहे इसलिए मैं इनिशियली यहाँ पर दोनों लिख रहा हूँ अलग अलग कमेंट करके कि डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या करेंगे, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। यानी कि जितने भी वेरिएबल को आपको यूज करना है वो आपको पहले डिक्लेयर कर देना है और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है। सिंपल मीनिंग इसका ये है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम a की वैल्यू क्या असाइन करेंगे, 10 करेंगे। फिर b की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर हम 15 करेंगे। और c की वैल्यू हम क्या करेंगे, a प्लस b करेंगे। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज b, उसके बाद कोमा करके c। यहाँ पर मैंने सारे के सारे वेरिएबल है वो कैपिटल लेटर्स में यूज किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आंसर, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। तो मैं रन वाला जो बटन है उसको प्रेस करता हूँ, तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और मुझे यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। No, sir. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने ये जो a की वैल्यू यहाँ पर मैंने डिक्लेयर की है, वहाँ पर a के बाद मैंने क्या रखा है, स्पेस छोड़ा है, उसके बाद इक्वल टू का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने 10 लिखा है। b वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसमें मैंने कोई भी स्पेस नहीं रखा है। फिर c वाला लिखा है, इसमें मैंने हर एक जगह पर स्पेस रखा है। तो आप ये जो स्टेटमेंट है उसमें स्पेस कहीं पर भी रख सकते हो। ये स्पेस क्या हो जाएगा, जब कंपाइलर इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो वो क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने स्पेस रखा है तो उसके हिसाब से आपको एरर मिल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आप तीनों में से कोई भी जो है मेथड यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, जो भी सही लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेस रखो ना रखो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अभी ये जो सेम प्रोग्राम है उसको हम क्या करेंगे कि डिवीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो डिवीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीजर ही रखते हैं। पहले हम क्या कर देंगे, सी का जो है डेटा टाइप वो क्या कर देंगे, फ्लोट कर देंगे। बाद में यहाँ पर आपको फ्लोट की जो वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्लोट के लिए क्या यूज करेंगे, परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं डिवीजन का ऑपरेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिला, 000 मिला। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? सर आपने परसेंटेज एफ लिखा इसलिए। ओके, और कोई जिसको कुछ भी आइडिया लग रहा हो? सर कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए। सॉरी, कोई वैल्यू नहीं थी। कहाँ पर? कहाँ पर वैल्यू नहीं थी? वो यहाँ आपने करा, यहाँ ए और बी है, तो ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू बोल रहे हो आप? हाँ, यहाँ ए और बी की 0 आंसर आया। ओके, ए की वैल्यू में चेंज कर दूं ऐसा बोल रहे हो, यहाँ पर बी की वैल्यू में बी की वैल्यू में 5 कर दूं ऐसा बोल रहे हो आप? Okay. नहीं नहीं सर, यहाँ सी इक्वल ए बी लिखा है। हाँ, સર અહીંયા તમે c ની વેલ્યુ છે ત્યાં लाइन नंबर ये 19 में बोल रहे हो आप? हाँ सर, यहाँ आपने वैल्यू इसलिए 0 आंसर आया। हेलो सर, आपने सर वहाँ पे
पहले a प्लस बी किया था, लेकिन अब वो नहीं है इसलिए। ए हाँ, तो एंड बी फ्लोट होंगे तो शायद। ओके, सर हम क्या आपने जो पहले वाली हाँ बताता हूँ मैं। हम क्या करते हैं, पहले b की वैल्यू 5 करके देख लेते हैं। आप में से कई लोगों का ऐसा कहना है कि b की वैल्यू क्या है, a से बड़ी है, तो क्या आ रहा है, आंसर 0 में दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 हो गया। ठीक है, अगर 15 हम कर देते हैं यहाँ पर वापस से, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर 0 0 आएगा। लेकिन कुछ भी आंसर तो आना चाहिए, 0 के बाद में यहाँ पर डेसिमल आना चाहिए, लेकिन 0 के बाद में कोई भी डेसिमल प्लेस पे आपका आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं 7 कर दूंगा, ठीक है, तो आंसर आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जो डेसिमल के पहले की जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि कंप्लीट नंबर की जो भी वैल्यू आ रही है वो आपको क्या होती है, यहाँ पर मिल रही है, यानी कि इंटीजर की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर, लेकिन फ्लोट वाली वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो, हमारे इसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑपरेंड, ए एंड बी। ऑपरेंड किसको बोलते हैं, कि जिसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम ऑपरेंड बोलेंगे। ये दोनों ऑपरेंड है, उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो कि हमारे पास इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो इसका जो भी ऑपरेशन होगा वो कहाँ पर आएगा, इंटीजर में ही उसका आंसर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर आपको इसका जो भी आंसर है वो डेसिमल यानी कि रियल नंबर में चाहिए, तो ये दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक ऑपरेंड क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर वाला होना चाहिए। यानी कि दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, आपका फ्लोट होना चाहिए, तभी उसका आंसर क्या होगा, आपका रियल नंबर में मिलेगा। हमें इंटीजर में मिल रहा है, क्यों, पॉइंट के आगे की वैल्यू हमें सही से मिल रही है, लेकिन बाद वाली वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। ऑलवेज क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि हमारे पास जो दोनों ऑपरेंड है वो कौन से टाइप के हैं, तो कि इंटीजर टाइप के हैं, तो वो सिर्फ आंसर कौन सा रिटर्न करेंगे, जो इंटीजर होगा वही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी, 10 थी और 15 थी। तो 10 डिवाइड बाई 15 करोगे तो फर्स्ट क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। हमें आंसर तो मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 0 है इसलिए ऐसा हमें लग रहा है कि हमें आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें कंप्लीट आंसर चाहिए, पॉइंट के बाद की भी वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों ऑपरेंड है उसमें से, यानी कि ए और बी जो अलग अलग वेरिएबल है, उन दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना होगा, फ्लोट वाला करना होगा। ठीक है, तो वो चेक करके हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल को फ्लोट के साथ डिक्लेयर करेंगे और सेम 10 और 15 वैल्यू के साथ फिर से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये ऑपरेंड वाली बात? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारा जो बी है उसको हम क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोट कर देते हैं, और बी की वैल्यू वापस से यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं। अब हम फिर से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमें आंसर क्या मिलेगा। तो देखो, इस बार हमें डेसिमल प्लेस के बाद का आंसर कंप्लीट यहाँ पर मिला हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। ओके, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपको पता चला कि अगर दोनों इंटीजर ऑपरेंड है आपके पास, तो उसका आंसर क्या होगा, इंटीजर में ही रिटर्न होगा। उसको आंसर का आपका रियल नंबर में लेने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड को आपको क्या करना होगा, रियल नंबर के साथ यूज करना होगा, तभी आंसर आपका क्या आएगा, रियल नंबर में, यानी कि फ्लोट में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये देखो, यहाँ पर मिस्टेक अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपका कोई गलती नहीं है, कंप्यूटर का भी कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज का इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई कई बार ऐसा होगा कि आपको एग्जैक्टली
सही लगेगा, लेकिन छोटी छोटी गलती होगी ना, उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम है वो आंसर को क्या देगा, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हमारा आंसर यहाँ पर हमें सही मिल रहा था, लेकिन हम 0 की कोई भी वैल्यू यहाँ पर कंसिडर नहीं करते, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि हमें एक ऑपरेंड को क्या करना था, वहां पर रियल नंबर के साथ इस्तेमाल करना था, ताकि पूरा जो एक्सप्रेशन हो उसका आंसर हमें क्या मिले, रियल नंबर में मिले। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो एक बार रिपीट करना प्लीज। इंटीजर वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, %d को यूज करेंगे, और रियल नंबर यानी कि फ्लोट डेटा टाइप के साथ जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, %f का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है अभी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो अभी के लिए। नो सर। किसी को डाउट है कोई भी? सर हाँ बोलो। सर फ्लोट ए और फ्लोट बी का आंसर इंटीजर में आ सकता है? नहीं, फ्लोट ए और नहीं, उसका रियल नंबर में आएगा। ये दोनों ऑपरेंड है, देखो ए और बी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक रियल नंबर होगा तो उसका पूरा का आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रियल नंबर में हो जाएगा। अगर दोनों रियल होगा तो ही रियल, तो भी रियल में ही आएगा। ठीक है, ये आप मीन ऐसा सर कुछ मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि -1 मल्टीप्लाई -2 करो तो उसका आंसर +2 हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आप पूछ रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों रियल है तो आंसर रियल में ही होगा, एक भी रियल है तो भी आंसर रियल में ही होगा। ठीक है, नो सर, मैं ये कह रहा हाँ बोलो। कि फ्लोट ए की वैल्यू 2.5 है और फ्लोट बी की भी वैल्यू 2.5 है, पर हाँ हम प्रिंट एडिशन का कर रहे हैं। हाँ, हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। फ्लोट डेटा टाइप हम, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम डिवीजन का ऑपरेशन करें तब भी हमें करना है, आप उसको एडिशन के टाइम पे भी कर सकते हो। मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो इंटीजर और ये जो फ्लोट है वो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें उसको सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, डेटा टाइप का सिलेक्शन हम ऑपरेशन के हिसाब से नहीं कर रहे, यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं उसके हिसाब से हमें करना है। ठीक है, सपोज आपको पास दो ऐसे नंबर है, फॉर एग्जांपल 2.37 एंड 5.93, ये दो वैल्यू है, उसको इसका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। आप ऐसा बोल रहे हो ना? यस, करेक्ट? बट हाँ उसका हाँ, आंसर फ्लोट में नहीं आना चाहिए वो। मैं समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कि आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको 2.37 और 5.93 करना है, तो उसका आंसर जो सी आएगा उसका डेटा टाइप मुझे इंटीजर रखना है कि फ्लोट रखना है, राइट? यही क्वेश्चन है ना आपका? यस सर। हाँ, तो हम जो ये डेटा टाइप यूज कर रहे हो किसके लिए यूज कर रहे हैं, कि हम पर्टिकुलर कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर कौन सा टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें 2.37 और 5.93 का एडिशन करना है, तो 2.37 क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा, तो ए के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। दूसरा वैल्यू है बी, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लोट अगेन, क्योंकि ये भी रियल नंबर है। अब ये दोनों का आंसर क्या आएगा, 2.37 प्लस 5.93 करोगे तो क्या होगा, 0, 4 और यहाँ पर 8, आंसर क्या आएगा आपका 8.40। तो ये आंसर आया आपका, ये अगेन क्या आया, रियल नंबर आया। तो इसको स्टोर करने के लिए वापस से हमें जो भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या चाहिए, फ्लोट चाहिए, जो कि रियल नंबर को स्टोर कर सके। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्लोट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इंटीजर, ये जो सी है उसकी वैल्यू आप, यानी कि उसका डेटा टाइप आप इंटीजर लोगे तो क्या होगा, ये जो डेसिमल वाला जो है वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट क्या होगा आपका 8 प्रिंट होगा। ठीक है, वो हम चीज आपको यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ मैं।
ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने कर लिया। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू को चेंज कर देता हूँ 2.37 और बी का वैल्यू क्या लिया 5.93। पहले फ्लोट के साथ हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। मैं रन का बटन प्रेस करता हूँ, आंसर आपको क्या मिला यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने डिवीजन कर दिया है, अब क्या करेंगे एडिशन करेंगे। आंसर क्या मिला आपको 8.299। ठीक है, आंसर क्या मिला आपको 8.299। आगे क्या होगा, अब आप ऐसा बोल रहे हो कि ये जो सी है उसकी वैल्यू हमें क्या कर देनी है, उसका डेटा टाइप इंटीजर करोगे आप, तो आंसर क्या मिलता है आपको वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आया आपका, एरर दिखा दिया। क्या एरर दिखाया, सॉरी ये एरर क्या है, वार्निंग है। हाँ, तो जब कभी भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो और प्रोग्राम में आपको एरर दिखाए, तो आपको उस एरर को किस तरीके से फाइंड आउट करना है अपने प्रोग्राम में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एरर जनरेट हुआ है, तो मैं साथ में बता देता हूँ कि अगर आपके पास कभी भी कोई भी टाइप का एरर आएगा, तो उसको अपने प्रोग्राम के अंदर कहाँ पर एरर है वो फाइंड आउट कैसे करना है। तो पहले देखो यहाँ पर main.c लिखा हुआ है, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर आपका प्रोग्राम के अंदर एरर है। बाद में क्या लिखा हुआ है 21, तो 21 नंबर का क्या है यहाँ पर लाइन दिखा रहा है। ठीक है, तो लाइन नंबर 21 कहाँ है हमारे पास, तो कि यहाँ पर है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ हमारे पास क्या है, एरर है। कौन से लाइन में, 21 नंबर। 14 क्या है, तो कि कैरेक्टर स्पेस है। ठीक है, इस तरीके से स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 करोगे तो 14 यहाँ कहीं आएगा, तो वहाँ पर आपकी क्या है एरर है। देखो यहाँ पर नीचे एरो लगा के भी आपको बोला गया है कि यहाँ पर एफ लिखा है, वो क्या है आपका एरर है। ठीक है, तो साथ में यहाँ पर लिखा है क्या है, फॉर्मेट %f एक्सपेक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप डबल। ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट 2 हैज टाइप इंटीजर। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपने %f लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट में, तो आपको यहाँ पर जो वेरिएबल पास करना चाहिए उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, आइदर फ्लोट होना चाहिए या फिर डबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बट आर्ग्यूमेंट 2 यानी कि यह जो वैल्यू है वो कौन सी टाइप की है, इंटीजर। तो यह क्या हो गया, यहाँ पर मिसमैच हो गया। तो हमें क्या करना होगा, आइदर सी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करना होगा या फिर %f की जगह हमें क्या करना होगा, %d करना होगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर f की जगह d कर देते हैं और फिर से क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमें आंसर क्या मिल रहा है, सिर्फ 8 पॉइंट के बाद का कोई भी वैल्यू हमें वहाँ पर नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको। इंटीजर के Yes, अंदर आप इंटीजर के अंदर स्टोर करोगे तो आपको एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही स्टोर करेगा। तो इंटीजर की कैपेसिटी क्या है, सिर्फ कंप्लीट नंबर को स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो वो क्या कर लेगा, पूरा जो आंसर होगा 8.29 या फिर 8.40, उसमें से जो कंप्लीट नंबर होगा उसको वो स्टोर कर लेगा, बाकी को वो क्या करेगा, निगलेक्ट कर देगा, अवॉइड करेगा। ठीक है, तो आपको डेटा टाइप का सिलेक्शन आपको खुद से करना है कि आपको उसके अंदर किस तरीके की वैल्यू स्टोर करवानी है, उसके हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से नहीं करना है। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ रहा है सर। सबको। yes, यस सर। यस सर। किसी को डाउट है यहाँ तक? no, sir. नहीं सर। ओके, नहीं तो सर। अभी आपको पता चल गया कि इंटीजर वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करना है, फ्लोट को किस तरीके से डिक्लेयर करना है, और जो भी ऑपरेशन आता है उसको हमें आंसर के साथ प्रिंट कैसे करवाना है। तो मैं आपको छोटे छोटा टास्क देता हूँ। अभी आपका क्या हो रहा है, दिवाली वेकेशन शुरू हो रहा है, तो मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, उसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग के लिए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो टास्क क्या है आपका, तो कि आपको क्या करना है, पहले तो क्या करना है, आपका जो स्टूडेंट रिजल्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट
ऑफ 5 सब्जेक्ट। उसमें क्या करना है आपका, पहले तो टोटल प्रिंट करवाना है, साथ में परसेंटेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये टास्क आपको करना है। तो इसके लिए आपको कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल होगा, फिर टोटल के लिए एक वेरिएबल होगा, फिर परसेंटेज के लिए एक वेरिएबल होगा। तो टोटल कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी आपको, 7 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और हर एक का जो है डेटा टाइप आप अपने हिसाब से चूज करना, अभी जिसके अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर करवानी है उसके हिसाब से, बाद में उसको आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ये छोटा सा एक ही टास्क दे रहा हूँ आपको, उसको आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। और किसी को क्या कहे, प्रोग्रामिंग के लिए आगे सीखना है, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो पुराने वाले यानी कि लास्ट ईयर के जो वीडियोस है वो भी देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा वेकेशन ख़त्म होगा हम फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे टीम्स के अंदर चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके सर। यस ओके सर। तो अभी के लिए जो हमारा सर्कुलर है हमारे पास, उसमें क्या है कि वेकेशन का टाइम 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक का है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो देर से